बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी कांस्टेंट एंड रेट लॉ। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो ये इसका थर्ड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट को हम ड्राइव कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन को किस तरह हमने डिफाइन किया था और इसको फिर मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया था हमने। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को हम डिफाइन करते हैं। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द concentration ऑफ द reactants with each concentration raised to a power equal to the number of molecules of each species टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम पावर में लिखते हैं। इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें ये रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो अगर इसका हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनको हम मोल्स भी कहते हैं या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो ये ए मॉलिक्यूल्स हमारे पास और ये वाले बी मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर इसका हमने रेट निकालना है, रेट किसके इक्वल होता है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है पहले भी। रेट को जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो d/dt और x हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है dx/dt। अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डायरेक्टली किसके है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट हमारे पास ए और बी हैं, इनको हमने लिख लिया। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इनको हमने कहाँ पे लिखना है? पावर में। तो ए मॉलिक्यूल ये ए की पावर में और बी मॉलिक्यूल्स को हमने रिएक्टेंट बी की पावर में लिख लिया है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या कहते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम इसकी पावर में लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे हम के लगाते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने ख़त्म किया, इसकी जगह पे के लगा दिया है। इस के को हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर इसको हम रेट कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो यहाँ से के हमें कैसे मिलेगा, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को हम यहाँ पे डिवाइड कर दें। सेकंड एक और ऑप्शन हमारे पास, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, ये भी हमारे पास 1 मोलर है, ये भी हमारे पास 1 मोलर, तो तब रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो अगर यूनिट ही है, 1 है, रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है और रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है, तो तब इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास किसके इक्वल होगा? के। इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। तो अगर अब हम वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को डिफाइन करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम लिखें वेलोसिटी कांस्टेंट की, रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिएक्शन के। कब इक्वल होगा? व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। जब ये वाले रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी तब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। इसके बाद अगर हम कांस्टेंट के की बात करें, रेट कांस्टेंट की,
तो ये कोई भी रिएक्शन है उसके लिए गिवन टेम्परेचर पे ये इसकी वैल्यू स्पेसिफिक होगी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, और जो भी वहाँ पे उस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर होगा उस पे के की फिक्स एक वैल्यू होगी और रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो तब के की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो वेलोसिटी कांस्टेंट के है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो ये भी डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के। अब यहाँ पे हमारे पास 1 मोलर है कॉन्सेंट्रेशन इसकी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उसके यूनिट हमने कैलकुलेट करने हैं के, तो ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डिवाइड हो जाएगा, तब हम के का यूनिट निकाल लेंगे। इसके ज़रिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड करते हैं और उसके यूनिट भी फाइंड करते हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट के हम यूनिट कैसे निकालेंगे। उसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करें कि ये फास्ट होगा या फिर स्लो होगा, ये भी न्यूमेरिकली हमें कांस्टेंट के वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट बताएगा कि कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट है। अगर तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी वो रिएक्शन फास्ट होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। अगर के की वैल्यू कम होगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कितना वो फास्ट है या फिर स्लो है, इसके बारे में भी के हमें बताता है। इसके बाद हम रेट लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें सिंपल वर्डिंग में, रेट लॉ किसको कहते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको पहले भी अभी हमने डिस्कस किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अगर इसको मैथमेटिकली हम देखें, फॉर एग्जांपल ये सिंपल रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए और बी आपस में मिलके सी बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट में इस तरह शो करते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके बाद जब इसको हम ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं? कांस्टेंट के लगाते हैं। और के हम किसको कहते हैं? पीछे अभी हमने डिस्कस किया है, रेट कांस्टेंट है हमारे पास, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इसके बाद अब ये इक्वेशन एक हमारे पास आई है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी है, कांस्टेंट के भी है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है। इस इक्वेशन को हम रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं या फिर रेट इक्वेशन कहते हैं या फिर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ भी कहते हैं। ये जो डेरिवेटिव होता है इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो ये रेट लॉ की हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म भी है। तो अब यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ के ज़रिए रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं, वैसे हम नहीं बता सकते कि इसका रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो ये सिर्फ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अब रेट एक्सप्रेशन को हम डेफिनेशन के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि रेट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है। द एक्सप्रेशन विच शोज द रिलेशन between the rate of reaction and concentration of reactants is known as rate expression.
रेट एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है किन के दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान एंड सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इनकी आपस में रिलेशन के बारे में हमें रेट एक्सप्रेशन बताता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशन को बताए उसको हम कहेंगे रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं ए और ये बी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं सी में, प्रोडक्ट में। अब ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं बी के और 1 मॉलिक्यूल है ए। अगर इसका हमने रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt डायरेक्टली किसके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे ये ए की कंसंट्रेशन है और ये वाली बी की कंसंट्रेशन है, लेकिन इसके साथ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 हैं। तो ये 2 को हम कहाँ पे लिखते हैं, पावर में लिखते हैं। किसकी पावर में लिखेंगे, ए की या बी की? यहाँ पे हम बी की पावर में लिखेंगे क्योंकि ये बी के साथ हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हैं, तो बी की पावर में इसको हमने लिख लिया। अब ये वाला हमारे पास रेट एक्सप्रेशन है या फिर रेट इक्वेशन है इस रिएक्शन की। तो इसी तरह कोई भी रिएक्शन है उसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है हमने, तो सिंपली हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखेंगे और उनके साथ अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनको हम पावर में लिख लेंगे। इसके बाद जब इसको हम ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पे कांस्टेंट हमारे पास के, जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो इसके बाद इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। ये वाला रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन हैव सेम एक्सप्रेशन इन सिंगल स्टेप रिएक्शन। वो कह रहा है कि जो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन होते हैं उनकी जो एक्सप्रेशन अभी हमने पीछे फाइंड की है, उनको अगर हम सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन में लिखते हैं तो वो दोनों का आंसर सेम होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन करें, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ए और बी कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, इसके नंबर ऑफ मोल्स ए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स बी हैं, जिसको हम स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट भी कहते हैं। इनका रेट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स इनको हमने कहाँ पे लिखना है, इनकी पावर में, ऐसे। तो अब अगर हमारे पास ये रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है ए एंड बी दोनों के सेम होंगे। किस वजह से सेम होंगे, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए है। ये जो सिंगल स्टेप होता है उसको मज़ीद सिंपलीफाई हम नहीं कर सकते, तो उसमें जो इसके कोएफिशिएंट होंगे उनको ही हम पावर में लिख लेते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए भी यही एक्सप्रेशन है हमारे पास और रेट लॉ के लिए भी हमारे पास यही एक्सप्रेशन होगी। अब अगर हम रिएक्शन की बात करें, सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन कौन से होते हैं और अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स होंगे फिर दोनों में क्या डिफरेंस होगा, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या डिफरेंस होगा इन दोनों के एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा स्टेप वाले रिएक्शन होंगे। तो रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करें, एक हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं और सेकंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ एक ही स्टेप में होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। सेकंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, ऐसे रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कंप्लीट इन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स हैं उसके, तो उसका एक बड़ा सीक्वेंस है
उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये तो सिंपल सिंगल स्टेप में एक ही स्टेप में हो रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब एक से ज़्यादा स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल इसमें 4 या 5 स्टेप्स हैं, तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसको हम कहेंगे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, वैसे हम नहीं बता सकते रिएक्शन को देख के कि किसी भी टाइम पे हम बता दें कि रेट एक्सप्रेशन इसका कितना होगा। तो इसको सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोस्टली ऑर्गेनिक में यूज़ होते हैं। तो ये वाला अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया है, अगर सिंगल स्टेप में है तब रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों की जो एक्सप्रेशन होंगे वो सेम होंगे। लेकिन ये अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स में है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तब रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों के एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे। अब ये डिफरेंट कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल यही हमारे पास रिएक्शन है, इसका हमने एक्सप्रेशन ये लिख लिया है, लेकिन ये किसके लिए है? सिंगल स्टेप के लिए। अगर यही रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है, तो अभी यहाँ पे हमें नहीं पता ये कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए एंड बी इसको पावर में लिख लेते हैं। लेकिन अगर हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ फाइंड करना है, तो वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होगा, तो उसका रेट लॉ फाइंड करने के लिए हम इनके जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी बेस पे नहीं बता सकते कि ये वाला रिएक्शन का एक्सप्रेशन इस तरह आएगा या फिर नहीं। तो उसके लिए फिर हम x और y यूज़ करते हैं। यहाँ पे x और y हमें बताएगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मीन्स दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताएगा। इसके बारे में आगे हमने डिस्कस करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो सिंपल ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, अगर तो वो सिंगल स्टेप में एलिमेंट्री है, तब उसका रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन का जो एक्सप्रेशन होगा वो सेम होगा। सेकंड, अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो तब लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन और रेट लॉ दोनों का एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। किस वजह से डिफरेंट होगा? क्योंकि रेट लॉ के ज़रिए हम यहाँ पे इसके सिर्फ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन का एग्जैक्ट ऑर्डर है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे कि इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस स्टेप में, तो उसको फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।